हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। हम जो आजकल टॉपिक कर रहे हैं वो है एक्विजिशन ऑफ ईजमेंट। एक ईजमेंट को जो है हम कई तरीक़ों से एक्वायर कर सकते हैं। इसमें जो हमने सबसे पहला तरीका पढ़ा था वो था ईजमेंट बाय ग्रांट। उसके अलावा हमने ईजमेंट ऑफ नेसेसिटी और क्वासी ईजमेंट क्या होता है ये भी कवर कर लिया था। आज इसी सीरीज़ में हम एक ईजमेंट को प्रिस्क्रिप्शन के ज़रिए कैसे एक्वायर किया जाता है उसको कवर करेंगे। तो अगर मैं लेमन लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि यदि कोई व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी को एक लंबे समय से बिना ऑब्स्ट्रक्शन के उसके ऊपर ईजमेंट्री राइट अपना इंजॉय करते हुए आ रहा है, तो फिर उस केस में लॉ भी उसको रिकॉग्नाइज करता है और उसको ईजमेंट बाय प्रिस्क्रिप्शन ग्रांट कर दिया जाता है। तो यही बात सेक्शन 15 जो कि इंडियन ईजमेंट एक्ट 1882 में दिया गया है, यही बात सेक्शन 15 भी बोलता है। तो सेक्शन 15 में जो प्रावधान है वो ये है कि यदि कोई व्यक्ति एटलीस्ट 20 ईयर्स, मतलब यहाँ पे 20 वर्ष का समय दिया गया है, ठीक है। तो यदि कोई व्यक्ति, सपोज वो व्यक्ति डोमिनेंट ओनर है, 20 साल से अपनी एडजॉइनिंग जो लैंड है यानी सर्विएंट हेरिटेज है उसके ऊपर से होते हुए जो राइट ऑफ वे है उसको एक्सेस कर रहा है 20 सालों से, ठीक है। या फिर वो उस सर्विएंट हेरिटेज से होती हुई जो लाइट आ रही है या जो वहाँ से उस सर्विएंट हेरिटेज से होती हुई हवा आ रही है उसको एटलीस्ट 20 सालों से एंजॉय कर रहा है, या फिर उसके घर का एक पोर्शन सर्विएंट हेरिटेज पे टिका हुआ है, सर्विएंट हेरिटेज से उसे सपोर्ट मिल रहा है, तो उसको ये प्रूफ करना है कि वो जो ये राइट है 20 ईयर से, 20 से ज़्यादा हो सकता है पर कम नहीं, तो 20 ईयर से वो इसको एंजॉय करता हुआ आ रहा है, तो इसलिए उसको यहाँ पर ईजमेंट बाय प्रिस्क्रिप्शन ग्रांट कर दिया जाएगा। ये आपका सेक्शन 15 कहता है। तो सेक्शन 15 सिंपल ये है कि यदि कोई व्यक्ति सर्विएंट हेरिटेज पे 20 से ऊपर हो सकता है, 20 साल से एटलीस्ट, लेकिन हमें यहाँ देखना है कि एटलीस्ट 20 साल से वो उसके ऊपर जो है ईजमेंट राइट एक्सरसाइज करता हुआ आ रहा है, तो फिर उसको बोल देते हैं एक्विजिशन ईजमेंट बाय प्रिस्क्रिप्शन, चिरभोग। मतलब वो लंबे समय से करता आ रहा है, लेकिन यहाँ पर यही प्रूफ करना है कि वो लंबे समय से करता आ रहा है और विदाउट एनी इंटरप्शन और एब्सोल्युटली करता आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसमें एग्जाम्पल देखें तो देखिए इसमें ये बताया गया है कि एक व्यक्ति जो है वो 1 जनवरी 1862 से लेकर 1 जनवरी 1882 तक एक प्रॉपर्टी के ऊपर ईजमेंट का राइट एक्सरसाइज कर रहा था। तो बाद में ये बोला गया कि देखिए 1862 से लेकर 1882 तक 20 वर्ष का समय होता है, तो यहाँ पर उसने जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ईयर है वो कंप्लीट कर लिया है, इसलिए उसके फेवर में जो जजमेंट है वो पास कर दिया जाएगा कोर्ट के द्वारा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और मेंशन कर दूँ, इन 20 वर्षों के अंतराल में अगर क्लेमेंट या फिर डोमिनेंट ओनर के द्वारा अपने पीसफुल इंजॉयमेंट को ब्रेक कर दिया जाता है या फिर कुछ ऐसी कंडीशंस हो जाती हैं जिससे उसका जो ये इंजॉयमेंट है वो बीच में ब्रेक हो जाता है, तो फिर हम उसको 20 ईयर्स का पीरियड काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। यदि कोई सर्विएंट हेरिटेज किसी प्राइवेट पर्सन की प्रॉपर्टी है तो उस केस में 20 साल है, और अगर सर्विएंट हेरिटेज गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है तो उस केस में 30 ईयर्स है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है और ये भी देखना है कि जो 20 साल का जो ड्यूरेशन है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशन में। अब सेक्शन 15 से जुड़े हुए कुछ एक्सप्लेनेशन है वो हम देख लेते हैं क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले इंजॉयमेंट का मीनिंग दिया हुआ है, ठीक है, कि इंजॉयमेंट का मीनिंग क्या हुआ है। तो देखो, इंजॉयमेंट मतलब पीसफुल इंजॉयमेंट जिसमें किसी भी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, जिसमें किसी भी प्रकार का हिंड्रेंस ना हो, और जो डोमिनेंट ओनर है वो उसको पीसफुली इंजॉय कर रहा हो, और जो सर्विएंट ओनर है उसको भी फुल नॉलेज है कि डोमिनेंट ओनर जो है इसको पीसफुली इंजॉय कर रहा हो, ठीक है। किसी प्रकार का दोनों के बीच में कोई क्वेरल ना हो, पीसफुल इंजॉयमेंट। और अगर दोनों के बीच में कोई एग्रीमेंट बना है, डोमिनेंट ओनर और सर्विएंट ओनर के बीच में कोई एग्रीमेंट बना है कि ये जो हम आपको राइट ऑफ वे दे रहे हैं, ये ईजमेंट का राइट नहीं दे रहे हैं, ये आप लेसी की तरह एंजॉय कर सकते हो या आप किसी भी टेनेंट की तरह यूज़ कर सकते हो, तो उस केस में जो एंजॉयमेंट होगा एज अ लेसी या एज अ टेनेंट
वो इन्जॉयमेंट इस डेफिनेशन में फॉल नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पर जो इन्जॉयमेंट होगा वो ईजमेंट वाला इन्जॉयमेंट होगा, ठीक है। और ईजमेंट भी ऐसा होना चाहिए जो लंबे यानी 20 वर्षों का होना चाहिए, 20 वर्ष से कम। अगर डेफिनेट टाइम के लिए दिया गया यानी 10 साल के लिए अगर ईजमेंट कॉन्ट्रैक्ट करके दे दिया गया है दोनों के बीच में, तो वो भी यहाँ पर उसमें जो इन्जॉयमेंट किया जाएगा डोमिनेंट ओनर के द्वारा वो भी काउंट नहीं होगा। इसी क्रम में अगर कुछ कंडीशन पे बेस्ड ईजमेंट का राइट दिया जाता है और वो कंडीशन फुलफिल हो जाती है, उसके बाद वो ईजमेंट ख़त्म हो जाता है, तो उस दौरान जो इन्जॉयमेंट किया गया है ईजमेंट को वो भी यहाँ पर इन्जॉयमेंट की डेफिनेशन में नहीं आएगा। तो हमने यहाँ पर 3 बातें बताई। एक तो यदि सर्विएंट ओनर और डोमिनेंट ओनर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं ये ईजमेंट की तरह नहीं, ये एक लेसी या एक टेनेंट या किसी भी तरीके से आपको दिया जा रहा है और आप इसे तब इंजॉय कर सकते हैं, तो वो यहाँ पर जो इंजॉयमेंट किया जाएगा वो इस डेफिनेशन में फॉल, सेक्शन 15 में जो इंजॉयमेंट की डेफिनेशन है उसमें फॉल नहीं करेगा। सेकेंड, अगर जो ईजमेंट है वो किसी लिमिटेड टाइम के लिए दिया गया है और वो टाइम फिर ख़त्म हो जाता है, तो उस दौरान जो इंजॉयमेंट किया गया है ईजमेंट का वो भी इस इंजॉयमेंट की डेफिनेशन में फॉल नहीं करेगा। और थर्ड, अगर ईजमेंट को कुछ शर्तों के साथ दिया गया है, ठीक है, और वो शर्तें पूरी हो जाती हैं जिसके बाद ईजमेंट ख़त्म हो जाता है, तो जो वो ईजमेंट इंजॉय किया गया था उसको फिर यहाँ पर इंजॉयमेंट की डेफिनेशन में नहीं रखा जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन है वो है इंटरप्शन की। बेसिकली ये एक्सप्लेनेशन मीनिंग है, ठीक है। ऊपर इंजॉयमेंट का मीनिंग था, यहाँ पर इंटरप्शन का मीनिंग है। इंटरप्शन क्या होता है? इंटरप्शन मतलब किसी थर्ड पर्सन के द्वारा डोमिनेंट ओनर को या क्लेमेंट को इंटरप्ट किया जाना, ठीक है। मतलब एक तरीके से हर्डल पैदा कर देना, जो वो पीसफुली इंजॉय कर रहा था तो उस दौरान उसको किसी ने इंटरप्ट कर दिया, ठीक है, या हर्डल उसके इंजॉयमेंट में लगा दिया। तो बेसिकली सिजेशन ऑफ इंजॉयमेंट, ठीक है, सिजेशन ऑफ इंजॉयमेंट को यहाँ पर बोला गया है इंटरप्शन। अब यहाँ पर एक चीज़ और होनी चाहिए कि ये जो इंटरप्शन है वो एटलीस्ट 1 ईयर तक क्लेमेंट के द्वारा फेस किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ऑब्स्ट्रक्शन कौन कर रहा है क्लेमेंट को पता होना चाहिए, इसका नॉलेज भी क्लेमेंट को होना चाहिए, ठीक है। और नॉलेज होने के 1 साल तक जो है क्लेमेंट को वो ऑब्स्ट्रक्शन होते रहना चाहिए, तभी यहाँ पर इंटरप्शन का मीनिंग फुलफिल होगा, ठीक है। तो क्या बताया मैंने, यहाँ पर जो इंटरप्शन का मीनिंग है वो ये है कि एक जो क्लेमेंट है उसको पहले तो नोटिस होना चाहिए कि ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन कौन कर रहा है इसका भी नोटिस होना चाहिए, ठीक है। और वो ऑब्स्ट्रक्शन जो है एटलीस्ट 1 ईयर तक उसको फेस करना है, तभी जाके यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन का मीनिंग फुलफिल होगा। इसके बाद एक्सप्लेनेशन 3 है। तो अगेन यहाँ पर इंटरप्शन का मीनिंग बताया गया है। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि अगर सर्विएंट ओनर और डोमिनेंट ओनर के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, और उस कॉन्ट्रैक्ट में ये बताया गया है कि जो वो इंजॉय कर रहा है ईजमेंट को, उसको कुछ टाइम के लिए सस्पेंड किया जाता है या किस कंडीशन पे सस्पेंड किया जाएगा, तो उसको हम इंटरप्शन नहीं मानेंगे, ठीक है। वो केवल एक सस्पेंशन है, ठीक है। सस्पेंशन चाहे वो 4 महीने का हो चाहे वो 6 महीने का हो, उसको केवल सस्पेंड माना जाएगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के जरिए हो रहा है, तो वो इंटरप्शन नहीं होगा यहाँ पर। तो इंटरप्शन का मीनिंग वही है जो हमने एक्सप्लेनेशन 2 में यहाँ पर देख लिया है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन 4, तो एक्सप्लेनेशन 4 में बताया गया है कि जब सर्विएंट ओनर के द्वारा डोमिनेंट ओनर को ईजमेंट टू पॉल्यूट वाटर ग्रांट किया जाता है, ठीक है, तो उसका जो टाइम पीरियड है वो कब से शुरू होगा, कब से मानेंगे कि हमने ईजमेंट ग्रांट किया है। जिस दिन फर्स्ट टाइम ये नोटिस किया गया था कि वाटर पॉल्यूशन के कारण सर्विएंट हेरिटेज को कोई नुकसान हुआ है, उस दिन से जो है ईजमेंट टू पॉल्यूट वाटर कमेंस होगा। तो ये बस इतना ही है। इसके बाद एक केस इसमें है मनिक्कन वर्सेस कमला। इसमें ये बताया गया था कि यदि जैसे 2 ओनर थे, उनमें से एक ओनर के पास जो ट्री था उसकी ब्रांचेस दूसरी ओनर की लैंड पर हैंग कर रही थी, ठीक है, ओवर हैंग हो रही थी। तो ये बोला गया ओनर के द्वारा जिसके पास ट्री था वो उस पर ईजमेंट्री राइट क्रिएट कर रहा था दूसरे की प्रॉपर्टी पर,
लेकिन यहाँ पर कोर्ट ने इसे मना कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि ये कोई ईजमेंट्री राइट नहीं है, ये कोई ईजमेंट नहीं है, ये जस्ट जो है उसकी ब्रांचेस एक्सटेंड हो रही हैं दूसरे के प्लॉट पे, दूसरे की लैंड पे, तो इसके कारण कोई ईजमेंट बाय प्रिस्क्रिप्शन अराइज नहीं होता है। ठीक है, अब इसके बाद जो इस सेक्शन में बताया गया है कि टाइम पीरियड टू फाइल सूट। ठीक है, तो मैंने बताया कि 20 साल एटलीस्ट होने चाहिए पूरे। ठीक है, 20 साल बाद अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन करता है डोमिनेंट ओनर को उस प्रॉपर्टी सर्वेंट हेरिटेज के ऊपर ईजमेंट राइट को एक्सरसाइज करने से, तो फिर ऑब्स्ट्रक्शन के दिन से लेकर 2 इयर्स तक का समय। ठीक है, जिस दिन ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हुआ उस दिन से लेकर 2 इयर्स के अंतराल के अंदर ही जो है जो डोमिनेंट ओनर है या जो क्लेमेंट है उसको कोर्ट जाना है रिलीफ के लिए, ताकि उसको कोर्ट ईजमेंट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ग्रांट कर सके। ठीक है, तो क्या बताया मैंने इसमें टाइम लिमिट टू फाइल सूट में कि सबसे पहले तो जो डोमिनेंट ओनर है, जो क्लेमेंट है, उसको 20 साल कंप्लीट हो जाने चाहिए। 20 साल कंप्लीट होने के बाद जब से उसको ऑब्स्ट्रक्शन होता है उस दिन से लेकर 2 इयर्स तक, ठीक है, इस अवधि के दौरान वो व्यक्ति ईजमेंट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन के सूट को कोर्ट में फाइल कर सकता है। तो इतना ही आपका सेक्शन 15 में दिया गया है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप स्टडिंग, थैंक यू सो मच।